हेलो एवरीवन, इट्स देवेश। वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो फाइनली आप सब आ चुके हो हमारी लास्ट यूनिट के अंदर। जैसे कि आप सबको पता है, हमने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करी है और उसको ख़त्म करवाने वाले हैं। तो इसकी 2 यूनिट्स मैं ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी फाइनल थर्ड यूनिट में कोशिश करूंगा कि पूरी बुक आज इसी एक यूनिट में कंप्लीट करवा दूं। वीडियो थोड़ी लेंथी या लंबी जरूर हो जाएगी, बट बोरिंग नहीं होगी और हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो मिस बिल्कुल भी मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है लास्ट के 30 मिनट्स के बाद का तो, और शुरू का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज सारी चीज़ें क्लियर करेंगे किसी वीडियो में। तो ये जो वीडियो सीरीज़ बन रही है ये सेमेस्टर 1 के लिए, सेमेस्टर 2 के लिए जो SOL के बच्चे हैं, DU के बच्चे हैं, उनके लिए बनाई जा रही है। तो इसका जो कोर्स है, कोर्स का नाम है स्किल इनहेंस कोर्स, मतलब SEC। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो आज उसकी 3rd यूनिट की टाइम आ चुकी है। तो इससे पहले मैं 3rd यूनिट स्टार्ट करूं, आपको बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो नोट्स वगैरह बाय करना चाहता है तो नोट्स वगैरह बाय भी कर सकता है। इजीली नोट्स बाय करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करो। मैसेज करना हो सके तो व्हाट्सअप मैसेज, टेक्स्ट करना, टेक्स्ट करके आप नोट्स की डिटेल लेके नोट्स को ईजिली मिनिमम अमाउंट देकर बाय भी कर सकते हो। ठीक है, सारा सिलेबस शॉर्ट में कवर होगा उसमें भी, उससे भी आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे नोट्स से। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो में हम बने इससे पहले मैं बताऊं, आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारी राइटिंग स्किल्स होने वाली है। यूनिट 3 है जो हमारी लास्ट यूनिट है। राइटिंग स्किल्स क्या होती है, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। राइटिंग स्किल का इंट्रोडक्शन, फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, फिर राइटिंग प्रोसेस, फिर नोट मेकिंग सीखेंगे। उसके बाद जो हम करेंगे वो है यहाँ पे पैराग्राफ। उसके बाद हम लेटर राइटिंग करेंगे, फिर करेंगे रिपोर्ट राइटिंग, फिर एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, और फिर उसके बाद हमारा जो सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे राइटिंग एंड इंट्रोडक्शन से स्टार्ट है। राइटिंग एंड इंट्रोडक्शन में यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट है, एज हैज़ बीन डिस्कस इन इनिशियल यूनिट्स, राइटिंग इज एन इनिशियल ह्यूमन एक्टिविटीज। देखो, ये राइटिंग के बारे में बस ये बताया है कि जो राइटिंग है या नोट मेकिंग है या फिर जो भी चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उनका। ठीक है, मीडिया, क्रिएटिव, ऑफिशियल राइटिंग। तो भाई अभी नीचे करते हैं थोड़ा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया ऊपर। वैसे तो आज हम उसके सब पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। एकेडमिक राइटिंग, टेकिंग नोट्स, राइटिंग लेटर्स, राइटिंग शॉर्ट रिपोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो स्टार्ट होएगा पॉइंट 3.3, द राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस क्या होता है? तो राइटिंग इज ए कॉम्पिटेंस विच कैन बी included with practice. When one writes an assigned or a team term paper, one does it because of an academic necessity. यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो राइटिंग होती है वो जैसे कि कोई भी असाइनमेंट होते हैं या कोई भी काम हमें अगर दिया जाता है तो हम उसको राइटिंग करके एक पेपर पे एक्यूरेट ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है, लिख के उसको बोलते हैं राइटिंग प्रोसेस। ठीक है, वाइल राइटिंग ए असाइनमेंट और एकेडमिक पेपर, कह रहा है कि जब हम कोई भी एकेडमिक पेपर पे कुछ भी राइट करते हैं, कुछ असाइनमेंट वगैरह भी लिखते हैं, नॉट ओनली यू शुड नो अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ विच यू आर आस्क्ड टू राइट ऑन और हैव चूजन टू राइट। कह रहा है कि उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात कर रहे जो आपको पता है, जिसके बारे में आप पहले ही ऑलरेडी जानते हो, लिखना चाह रहे हो। हम बात कर रहे हैं उससे अलग सब्जेक्ट के, बट शुड have also a basic idea about a format how to write an assignment academic paper। आपको academic paper जो वर्ड यूज किया है इसका मतलब होता है A4 साइज का रेगुलर पेपर। समझ आ रहा है? A4 साइज की जो रेगुलर शीट होती है ये उसको academic पेपर कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब इस पे आप राइट करते हो कोई चीज़ तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप क्या राइट कर रहे हो। ठीक है, और राइट करने से पहले ये पता होना चाहिए उसका फॉर्मेट क्या है, कैसे लाइनें आपको मैनेज करनी है। यहाँ पे एक लाइन लगी रहती है, आपने देखा होगा। ये मान लो शीट है, ठीक है, शीट पे एक साइड लाइन होती है, इस साइड भी कभी कभार लाइन होती है, बट मोस्टली जो है वो लेफ्ट साइड पे होती है। यहाँ पर आपको कुछ स्पेस दिया जाता है, उस स्पेस में आप क्वेश्चन नंबर डालते हो वगैरह वगैरह, फिर यहाँ से आप राइट करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसमें आप राइट करते हो। आगे बताएं,
and academic writing, it is necessary then we approach the craft and learn it. Academic writing is a response to necessity, therefore writing should be approached as a process. जो necessity है, कह रहा है कि जो writing है वो एक process में होता है. process मतलब क्या है, इसका एक यूजुअली प्रोसेस बनाया गया है, वो प्रोसेस को इस सीक्वेंस में रखा गया है. आप देख सकते होंगे यहाँ पे एक प्रोसेस शो हो रहा है, टेबल चार्ट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पहली चीज जो होती है वो होता है प्री राइट, उसके बाद सेकंड राइट, फिर री राइट. प्री राइट, राइट और री राइट. प्री राइट, राइट और री राइट. प्री राइट मतलब क्या होता है, प्री राइट मतलब लिखने से पहले जो हम एक्टिविटी करते हैं उसको, राइट मतलब जब हम लिखते हैं उसको, और री राइट मतलब लिखने के बाद वाली एक्टिविटी उसको कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्री राइटिंग इज ए प्रोसेस विच कम्स बिफोर द एक्चुअल राइटिंग बिगिंस. जब असल में राइटिंग करना स्टार्ट करते हो उससे पहले जो एक्टिविटी है उसको प्री राइटिंग कहते हैं. वाइल राइटिंग एनी असाइनमेंट और टर्म पेपर, यहाँ पे पहले आया था एकेडमिक पेपर, अब आया टर्म पेपर. दोनों वर्ड का मतलब सेम है. एकेडमिक टर्म पेपर A4 साइज शीट को ही कहा जाता है. रेगुलर जो पेपर यूज करते हैं हम अपनी राइटिंग्स वगैरह में उनको कहा जाता है, इस वाले को. ठीक है, आगे लिखा है इट इज प्रिज्यूम दैट देयर मस्ट बी समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट दैट नीड्स टू बी राइटन. कह रहा है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो, ऐसी चीज जो या तो हम भूल जाते हो या फिर इम्पोर्टेंट हो, हम सिर्फ उसी को राइट करते हैं. देयरफॉर one must ponder over certain significant except before one begins writing they are. कह रहा है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लिखने से पहले, वो नीचे पॉइंट्स में डिस्कस कर रखी है यहाँ पे पॉइंट बना के. तो पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा है, फर्स्ट पॉइंट है वन शुड फिगर आउट द एम ऑफ द गोल ऑफ राइटिंग. अगर आप पहला तो ये देख लेते हो कि आपका लक्ष्य क्या है, आप राइटिंग किस लिए कर रहे हो. इन अदर वर्ड, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, one must take sure that know why one is writing. If you are writing an assignment, you are approaching different form of an answer you are preparing for examination. आप अगर कोई भी असाइनमेंट राइट कर रहे हो या कुछ राइट कर रहे हो, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है आप ये राइट क्यों कर रहे हो. क्या आप वो किसी नॉर्मल स्कूल डेज के लिए करते हो या फिर उसको किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए. सेकेंड पॉइंट है पे one should gather all the available information and data on the subject one decided to write on. एक डेटा होता है, एक चार्ट होता है जिसको हम ना रीराइट करते हैं, तो उसको एक टेबल से, पूरी जो चार्ट टेबल है उसको उतारते हैं अपनी कॉपी की नोटबुक की पेज पे. ठीक है, तो वो जो नोटबुक के पेज पे हम उतार रहे हैं उसी को कह रहा है कि इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. वन नीड टू बी रिक्वायर्ड रिसर्च ऑफ टॉपिक, फिगर आउट द अवेलेबल लेक्चर्स ऑन टॉपिक. कह रहा है जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उनको हम टॉपिक्स को अपने फिगर आउट करते हैं और अपनी कॉपी की नोटबुक पे उतारते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वन शुड देन डिटरमाइन द स्टाइल दैट इज द वे वन अरेंज वन वर्ड्स एंड सेंटेंस इनटू ए कोहेसिव पीस ऑफ राइटिंग. देखो कोहेसिव पीस ऑफ राइटिंग, इन्होंने कहा है कि जो भी आप राइटिंग करते हो उसके कुछ शब्द हो सकते हैं, कुछ पैराग्राफ हैं जिनको हम अपने अच्छे ढंग से कोहेसिव पैसेज राइटिंग में उतारते हैं. द सम डेटा कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स इवन थ्रो दैट मे इंटेंड टू राइट फॉर द सेम ऑडियंस. कह रहा है कि कुछ ऐसा डेटा होता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम ना अलग अलग तरह से उतारते हैं. मतलब कि अगर हमें कभी कोई आर्ग्यूमेंट करनी है तो हम उन वर्ड्स का यूज आर्ग्यूमेंट की तरह करते हैं. आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी तो हम क्या करते हैं, उसी वर्ड को घुमा घुमा के उन्हीं वर्ड्स में से छांट के हम सेम ऑडियंस तक पहुंचाते हैं. Therefore, before getting into writing, one should also decide the choose one style of writing. हमें राइटिंग करने से पहले ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा फॉर्मेट, कौन सा तरीका जो है वो हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहने वाला है राइटिंग कर रहे हैं तो. ठीक है, जिसमें आसानी से इजीली राइटिंग कर पाते हैं. उसके बाद आगे बोला है, उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड हमारा है मोर ओवर वाइल राइटिंग एंड असाइनमेंट ऑन ए प्रोजेक्ट देयर इज ए डेडलाइन टू गिवन बाय अस. कह रहा है कि एक डेडलाइन होती है जो हमें मिलती है, हम कोई भी असाइनमेंट बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, एंड वी नीड टू प्लान आवर राइटिंग इन सच ए वे सो एज टू ट्रीट द डेडलाइन इट इज assumed
दैट ड्यूरिंग आवर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डेज, आपको पता होगा जब अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जब असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें एक डेडलाइन दी जाती है कि जो हमारा असाइनमेंट्स है वो असाइनमेंट्स वगैरह कैसे कंप्लीट होंगे, कब कंप्लीट होंगे। कॉलेज वगैरह में आपको असाइनमेंट मिलते होंगे ना, तो वहाँ पर दी जाती है कि डेडलाइन कि असाइनमेंट को जमा कब से कब तक करवाना है, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है देयर इज नॉट ए सिंगल असाइनमेंट टू बी प्रोजेक्ट टू बी डन बट मैनी, कह रहा है कि एक असाइनमेंट नहीं होता, बहुत सारे असाइनमेंट होते हैं। देयर वन नीड टू बी प्लान ऑल असाइनमेंट टुगेदर एंड मेक श्योर डेडलाइन ऑफ ईच ऑफ देम आर मेट। कह रहा है कि जितने भी असाइनमेंट होते हैं, सारे असाइनमेंट बनाने होते हैं, सबकी एक डेडलाइन होती है मोस्टली। देयरफॉर इज अ सिग्निफिकेंट वी चॉक आउट ए प्लान, हम इसलिए एक प्लान बनाते हैं कि हमारे जो डेडलाइन है हम उससे पहले ये कब तक कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने कहा है। पॉइंट नंबर सेकंड आता है री राइट के बाद, सॉरी प्री राइट के बाद राइट। मैंने अभी आपको बताया था प्री राइट फिर राइट फिर री राइट, ठीक है। तो पॉइंट नंबर सेकंड है हमारा राइट में क्या होता है, अब हम एक्चुअल में लिखने वाले हैं। अभी तक हमने सीखा कि कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे उसको मतलब प्लान बनाना है लिखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले। अब हम एक्चुअल में जब राइट करते हैं उस टाइम पे क्या होगा, once the relevant information data and gathered and the rough structure argument are decided, जब आप ये देख लेते हो कि आपको कौन सा डेटा बनाना है, कौन सी आर्ग्यूमेंट बनानी है, या कौन सा रफ डेटा है जो आपने गैदर कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है अपने एक रफ पेज पे, अब उसको एक्चुअल में आप बनाने जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है इज द टाइम टू बी लॉन्च आउट सेल्फ इनटू एक्चुअल प्रोसेस ऑफ राइटिंग। अब आप एक्चुअल में जब उसको लिखने जाते हो, in this process या बोल सकते हैं in this phase of writing you should organize the writing in such a manner that is easily comprehensible, therefore it is very important to ascertain a logical sequence writing। देखो ये क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट लॉजिकल सीक्वेंस होता है राइटिंग का, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर्ड करके उसको एक ही पेज पे रीराइट करते हो या उसको उतारते हो या लिखते हो, बोल सकते हो, ठीक है। अब आता है लास्ट रीराइट। लिखने के बाद क्या करना होता है, रीराइट इज द फाइनल स्टेप ऑफ राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस का एक फाइनल स्टेप होता है रीराइट, एंड वन दैट इज इनिशियल टू सक्सेसफुल राइटिंग। और ये सक्सेसफुल राइटिंग जो होती है ना हमारी, उसका एक लास्ट प्रोसेस होता है मेन प्रोसेस। दिस स्टेप रिक्वायर्स दैट वन रिवाइज द थ्रो ड्राफ्ट एंड एडिट दिस। रिवाइज अलो यू टू प्रोटेक्ट योर असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स और एनी अदर राइटिंग। कह रहा है कि जितने भी अदर प्रोजेक्ट हैं, अदर असाइनमेंट है, जो रफ ड्राफ्ट्स हैं, उन सब का निचोड़ जो होता है वो रीराइट में होता है, ठीक है। अगर आपने वो कर लिया तो आपका पूरा असाइनमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आए हुए हैं चेक करने के लिए प्रोग्रेस से। पहला क्वेश्चन है हाउ इज राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम स्पीच, कि जो राइटिंग है वो स्पीच से कैसे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है What is the process you should follow to write a term paper and assignment। कौन सी स्टेप्स है, ये कौन सी ट्रिक्स है जो आप फॉलो करते हो अपने पेपर या अपने असाइनमेंट पे कुछ लिखने के लिए। अब नीचे हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पे इफ यू आर रीडिंग ए न्यूज़पेपर और ए मैगजीन would you carry on reading any newspaper item even if you find the first sentences or the first paragraph boring, provide you with no news details, ideas, information or news and view that you are not already familiar with। देखो यहाँ पर इन्होंने एक लाइन कही है कि अगर मान लो कोई भी एकेडमिक राइटिंग होती है तो उसमें ना, अगर मान लो एग्जांपल के लिए इन्होंने न्यूज़पेपर या वो मैगजीन बोला, न्यूज़पेपर या मैगजीन अगर आप पढ़ रहे हो, उसका पहला लाइन पढ़ा आपने, पहला सेंटेंस पढ़ा, पहला वर्ड पढ़ा, पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, बट वो इतना बोरिंग है कि उसमें ना कोई आपको डिटेल मिली, ना उसका कोई सर पैर मिला, ना न्यूज मिली, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, वो हमसे फेमिलियर नहीं हो पाता, मतलब हमें वो न्यूज़पेपर जो है ना वो अच्छा ही नहीं लगता है। इन मोस्ट केसेस द आंसर वुड बी नो। तो यहाँ पे मोस्टली केसेस में जो आंसर होगा वो क्या होगा, नो। मैनी ए टाइम्स वी टेंड ए ओवरलुक और नॉट टेक ए पर्सन। आगे लिखा है सीरियसली इफ ही शी इज नॉट ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द ओकेशन, लुक्स, ड्रेसेस एटसेट्रा, द फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, मतलब कि जो पहला इंप्रेशन होता है वही एक आखिरी इंप्रेशन भी होता है। तो यहाँ पे उन्होंने वही कहा है कि कोई भी चीज को अगर आप लिखते हो तो इस तरह से तैयार करनी चाहिए, इस तरह से उसको एक्यूरेट बनाना चाहिए। अगर कुछ लिख रहे हो तो फॉर्मेट अच्छा बनाओ कि लोगों को दिमाग में देखते ही फर्स्ट इंप्रेशन ये आए कि हमें और आगे पढ़ना है, हमें और आगे देखना है कि कितना अच्छा है।
तो वही बोला इन्होंने, लुक्स, अगर आप किसी पार्टी ओकेजन में जा रहे हो तो आपकी लुक्स मैटर करती है, ड्रेसेस कैसी है वो मैटर करती है। तो यही सारी चीजें जो है आपको देखने वाली होती है। आगे लिखा है यहाँ पे, इन द सम वे इज इन मोस्टली काइंड ऑफ राइटिंग ए गुड इंट्रोडक्शन इज ए मस्ट सिंस। कह रहा है उसके बाद कि काफी सारे बार आप राइटिंग करते हो, गुड इंट्रोडक्शन डालते हो, वो बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीज राइटिंग कर रहे होते हैं, पहली चीज इसमें होती है, इट गिव्स रीडर एन आइडिया सजेशन स्कीम ऑफ व्हाट द रेस्ट ऑफ राइटिंग विल बी डीलिंग विद। मतलब कि जो पूरी राइटिंग स्किल्स है वो किसके ऊपर बेस होने वाली है, ठीक है। सेकेंड चीज, इट प्रोवाइड ए रीजन फॉर रीडिंग टू कीप रीडिंग इन द सेंस इट इवोक्स द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। सेकेंड चीज क्या होती है, जो रीडर है उसका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, या फिर उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो आगे अगर इसको देख रहा है कि लगातार इसको पढ़ रहा है, वो क्यों पढ़ेगा आगे, ठीक है, कुछ तो हो इंटरेस्टिंग उसमें, ठीक है। तो ये उन्होंने ऐसा मेंशन किया है। आगे यहाँ पे लिखा है वे ऑफ राइटिंग एंड इंट्रोडक्शन। कह रहा है कौन कौन से वेज होते हैं इंट्रोडक्शन राइटिंग के। तो सबसे पहले तो फॉर्मुलेट ए क्वेश्चन विच विल इवोक रीडर इंटरेस्ट एंड एंगेजिंग देम। सबसे पहले ना हमें एक क्वेश्चन करना चाहिए सामने वाले रीडर से, ताकि उसके दिमाग में वो क्वेश्चन ढूंढते हुए पूरी मूवी देखे कि इस क्वेश्चन का आंसर इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेकंड चीज जो आती है, प्रोवाइड डेटा स्टैटिक्स। आपको ना और ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए अपनी राइटिंग स्किल्स को वहां पे डेटा लगा सकते हो, आप स्टैटिक्स दे सकते हो। दैट विल सरप्राइज द रीडर एंड अनस्टेटल्स देयर कॉमन बिलीव्स। जो उसके कॉमन बिलीव्स है ना, जो वो मानता है, तो वो और ज्यादा मानने लगेगा उन डेटा वगैरह से, तो वो और ज्यादा एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट चीज आती है उसके बाद, प्रोवाइड एन इंटरेस्टिंग एंटीडोट। यहाँ पे बोला है प्रोवाइड एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट और स्टोरी रिलेटिंग टू द टॉपिक्स। यहाँ पर ना स्टोरी रिलेटिंग टॉपिक्स जो है होते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करवाने होंगे। स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग और रिलेवेंट क्वेश्चंस। आपको जब स्टार्ट करना है तो इस तरह से स्टार्ट करना है, या तो वो रिलेटेबल हो कि सामने वाला रीडर उससे रिलेट कर पाए, या फिर वो इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक हो। प्रोवाइड एन अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्रिहेंशंस एंड कॉन्ट्रास्ट। जो भी आपके अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्रिहेंशंस है या कॉन्ट्रास्ट है, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। What not to do in an introduction, और क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए इंट्रोडक्शन में, वो अवॉइड करने वाली चीजें वो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है। तो पहली आती है अवॉइड में स्टीरियोटाइप्स। देखो स्टीरियोटाइप्स जो होती हैं वो क्या होती है, कंप्यूटर टाइप्स का एक पार्ट है, ठीक है, उसको आपको इम्पोर्टेंट नहीं रखना चाहिए। उसके बाद आता है क्लीचेस, उसके बाद आता है जैगरन एंड बोरिंग कंस्ट्रक्शंस। आप काफी बार क्या करते हो, अगर मान लो कोई भी चीज राइट कर रहे हो तो उसका फॉर्मेट गंदा बना देते हो, या उसकी हेडिंग्स गंदी है, उसका कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ही गंदा है, तो मन नहीं करेगा उसको पढ़ने का। अवॉइड डिक्शनरी एंड इंसाइक्लोपीडिया डेफिनेशंस। वो डेफिनेशंस अवॉइड करना, वो कोई भी रीड नहीं करना चाहता जो ऑलरेडी डिक्शनरी में लिखी पड़ी होती है, या फिर जो इंसाइक्लोपीडिया से उठाई होती है। इफ पॉसिबल एंड एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद है अवॉइड राइटिंग द इंट्रोडक्शन टिल यू हैव फिनिश्ड राइटिंग द ड्राफ्ट। कह रहा है अवॉइड राइटिंग द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखना जो है वो अवॉइड करो फिनिश करने के बाद पूरी की पूरी स्टोरी को, ठीक है। मेक श्योर दैट द रीडर नो द इनफ फॉलो योर पेपर बट नॉट टू मच। कहने लगा कि आपको इससे तो आइडिया लगेगा होगा कि आपका जो रीडर है उसको कौन सी चीज में इंटरेस्ट आने वाला है, कौन सी चीज में इंटरेस्ट नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दे लूज द फोकस ऑन योर पेपर। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख के इन्होंने दिखाया है, एग्जाम्पल के लिए लिखा है छोटा सा है। A paragraph can be defined a group of sentence, express a ideas, supports, facts, evidence, examples, anecdotes, questions, etc. कह रहा है जो एक पैराग्राफ है वो इन सारी चीजों को डिफाइन करता है। डिफाइन करने के लिए ये चीजें हैं जो मैं मार्क कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। पैराग्राफ primarily indicate the beginnings and end of the न्यू आइडिया टू द रीडर। कह रहा है कि जो पैराग्राफ होते हैं वो रीडर के दिमाग में एक नया आइडिया जो है वो पैदा करते हैं। इट हेल्प्स टू रीडर एक्सुमुलेटिंग द कंस्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनर विदाउट मच डिफिकल्टी इन पैराग्राफ राइटिंग। देयरफॉर द राइटर कैन डेवलप जस्ट वन आइडिया। यहाँ पे जो राइटर है उसको एक जस्ट आइडिया डेवलप करना होता है सामने रीडर के दिमाग में। व्हेन वन इज राइटिंग समथिंग
longer like an essay report. Each paragraph explained and demonstrate a key point and thought central idea usually to inform and persuade. कह रहा है काफी बार क्या होता है कि हम बड़े बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ रिपोर्ट्स और लिखने लग जाते हैं, उसके पॉइंट सब पॉइंट सेंटर आइडिया यूजुअली इंफॉर्मेशन उसके सब लिख देते हैं. राइटिंग गुड पैराग्राफ इनिशियली टू रीजंस. कह रहा है पैराग्राफ को इतना लंबा अगर आप लिख रहे हो तो उसके दो तरीके हैं, लिखने के भी दो तरीके होते हैं. पहला, इट हेल्प्स वन एज ए राइटर टू रिमेन फोकस्ड व्हाइल राइटिंग. क्या आप बताना चाह रहे हो उस चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए, पूरी स्टोरी टेलिंग का. इट मेक्स टू राइटिंग मोर रीडेबल. जब वो और ज्यादा रीडेबल कब लगती है, एंड द रीडर कैन इजिली फिगर आउट एंड द न्यू आइडियाज बीन इंट्रोड्यूस्ड. जब उसमें वो इजीली पढ़ पाएगा, जब इजीली उसकी फिगर आउट कर पाएगा, जब देख पाएगा उसमें कुछ नए आइडिया को इंट्रोडक्शन है अच्छा, तभी वो ज्यादा उसमें टाइम दे पाएगा. अब नीचे आते हैं बॉडी पैराग्राफ. बॉडी पैराग्राफ क्या है? बॉडी पैराग्राफ कैन बी रिटन इन मैनी वेज डिपेंडिंग ऑन योर पर्पस. कह रहा बॉडी पैराग्राफ जो है वो आपके पर्पस पे डिपेंड करता है. हाउएवर यू ईच पैराग्राफ शुड बी पॉइंटेड विच सपोर्ट देयर दीज स्टेटमेंट्स. मोस्ट बॉडी पैराग्राफ वी हैव. अगला है बॉडी पैराग्राफ के पॉइंट्स हैं. ए टॉपिक सेंटेंसेस. यहाँ पे देखो क्या लिखा, ए फर्स्ट सेंटेंस इन द पैराग्राफ यूजुअली नोन एज टॉपिक सेंटेंसेस. अगर मान लो मैंने कोई एग्जांपल में बता रहा हूँ कि आपको मैंने एक पोएम बोली कि मैंने एक पोएम लिखी, आप पढ़ो. उस पोएम का टाइटल है द काऊ. क्या लगता है आपको पोएम किस बारे में होने वाली है? पोएम इस बारे में होने वाली है कि इसमें जो है सनी देओल गदर मचा रहा होगा. ठीक है, नहीं भाई, पोएम जो मैंने लिखी है द काऊ, तो उसमें सनी देओल गदर नहीं मचाएगा. वहां कौन गदर मचाएगी? गाय. ठीक है, कह रहा सनी लियोनी. अरे बच्चे भी कैसे हो. उसके बाद यहाँ पर जो टॉपिक सेंटेंस है उसको यही बोलते हैं कि आपका एक टॉपिक जो है ना ऊपर हेडिंग, उसी से समझ जाओ. ठीक है, फिल्म हिट है, फ्लॉप है, एंड इट इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. इन द अदर वर्ड, इट इज अ सेंस इन विच द मेन आइडिया ऑफ ए पैराग्राफ इट्स समराइज्ड सो दैट द रीडर्स कैन फिगर आउट what they can expect in the rest of the paragraph. कह रहे हैं कि आपके जो पैराग्राफ होने चाहिए उससे ही रिलेटेबल होना चाहिए और उससे सब पता चल जाता है कि आपका जो पैराग्राफ है वो कितना रिलेटेबल है, कितना समराइज्ड है, लोगों को समझ आ रहा है, फिगर आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है. ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता दूं. सबसे पहले तो द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल रीडिंग इन अ टॉपिक सेंटेंसेस. कुछ पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे जब आप कुछ भी लिखने जा रहे हो. द टॉपिक सेंटेंस शुड कनेक्टेड टू प्रीवियस पैराग्राफ. जो भी आपका प्रीवियस पैराग्राफ है उससे कनेक्टेड होना चाहिए. मान लो मैं द काऊ लिख रहा हूँ, मैंने लिखा गाय हमारी माता है, बैल हमारे पापा हैं, बछड़े हमारे भाई हैं, बहन है. ठीक है, और ऐसे लिखा गाय दूध देती है जिसके दूध से पनीर बनता है. फिर गाय और भी चीजें देती हैं, गाय हमें लस्सी दे देती है ना, लस्सी देती है वैसे. तो मैंने ऐसे पैराग्राफ लिखा. ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा. नेक्स्ट पैराग्राफ में कि कुत्ता हमारा दोस्त है, कुत्ता ये खाता है, कुत्ते का रंग भूरा होता है, उसके बाल सुनहरे होते हैं, चार टांगे होती है, जीभ निकलती रहती है, कुत्ता हमें दूध देता है. तो अगर मैं ये सारी चीजें लिखूंगा, ऐसी चीजें लिखूंगा, तो इसमें जो पैराग्राफ पहले वाला था वो गाय के ऊपर था, दूसरा कुत्ते के ऊपर है, तो वो रिलेटेबल क्या होगा? नहीं होगा. ठीक है, डॉग और काऊ रिलेटेबल नहीं होंगे, वो बात अलग है. कि गाय कुत्ते की बनती नहीं है, वो बात अलग होती है. ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा सो दैट द रीडर टू बी नॉट लूज फोकस. पहली चीज कि रीडर का फोकस जो है वो लूज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी. नेक्स्ट पॉइंट आता है उसका, सेकंड पॉइंट है, लिखा है द टॉपिक सेंटेंस इज नॉट अबाउट जस्ट सेइंग इन ए फैक्ट बट इज अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू. कह रहा है कि हमें कोई फैक्ट नहीं जानने हैं, हमें ये नहीं जानना है कि किसने अंदाजे से कितना पैसा कमाया, हमें ना पॉइंट जानना है, टू द पॉइंट क्या हो रहा है वहां पे. ठीक है, वो जानना है. ए पॉइंट ऑफ व्यू दैट द राइटर इज अबाउट टू डेवलप इन द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ. पैराग्राफ में राइटर को ये बताना जरूरी है कि वो किस चीज की डेवलपिंग बात करने वाला है, पूरे पैराग्राफ में हो क्या रहा है. एवरी सेंटेंस इन द पैराग्राफ शुड एम टू सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंसेस. कि जितने भी पैराग्राफ हैं, एवरेज सेंटेंसेस जो है पैराग्राफ के, वो उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हुए होने चाहिए. ये नहीं कि उसमें मैंने जैसे भी आपको बताया गदर कौन मचा रहा है, ठीक है भाई, समझ जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. उसके बाद आता है नेक्स्ट सपोर्टिंग सेंटेंसेस. सपोर्टिंग सेंटेंसेस मतलब होता है कि जो भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं वो पूरे पैराग्राफ को सपोर्ट करते हुए होने चाहिए. सपोर्टिंग सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस विच सपोर्ट अपहोल्ड द टॉपिक सेंटेंसेस. जो टॉपिक हमने लिया है, मैंने लिया काउ. ठीक है, अब पूरा जो मेरा पैराग्राफ में एक एक सेंटेंस होगा ना, वो इसी के इर्द गिर्द होगा, मतलब आस पास होगा, कि पूरा सेंटेंस जो है मेरा, पूरा जो पैराग्राफ है वो द काउ के रिलेटेबल हो. ठीक है,
गाय हमारी क्या है, माता, समझ आया, और बैल पापा, पिताजी हुए ना फिर तो। आगे उसके बाद यहाँ पे लिखा है एंड द मेक बॉडी ऑफ पैराग्राफ द सपोर्टिंग सेंटेंस शुड बी प्रोवाइड एन फैक्ट हो सकता है, कोई डिटेल्स हो सकती है, कोई एग्जांपल या लॉजिकल प्रेजेंट आर्गुमेंट हो सकता है। अभी नीचे यहाँ पे मैंने डिटेल्स में बताया कि आइडिया हम देने वाले हैं आपको कि कौन कौन से वैलिड आइडियाज होने वाले हैं किसी भी सपोर्टिंग सेंटेंस के लिए। तो आइडिया में इन्होंने मेंशन किया है एग्जांपल के रूप में स्टडीज, एक्सपर्ट, ओपिनियन, स्पेसिफिक, यूज एक्सपर्ट नेम एंड अदर डिटेल्स। उसके बाद लिखा है example should also the specific in the their terms and names, place and date idea. Use specific number and dates in case the scientific studies example explain in short how to study was done. कोई भी चीज इनमें से आप ले सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। यूज विविड डिस्क्रिप्शन टू प्रोवाइड डिटेल्स, कि किसी भी चीज का आप डिस्क्रिप्शन बता सकते हो, कोई भी चीज अगर आप यूज करते हो उसमें। One should make sure that all the details provided in the supporting sentence while relatable, otherwise the reader may lose interest and focus unnecessary digressions. कह रहा है कि अगर आपको कोई सपोर्टिंग सेंटेंस नहीं होता, उसको सपोर्ट नहीं करते, तो फिर क्या होता है वहां पे सेंटेंसेस अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छे नहीं बनेंगे तो जो रीडर है उसका फोकस नहीं होगा, फोकस नहीं होगा तो वो डिसएग्रेशन में आएगा, डिसएग्रेशन में आएगा तो उठा के मारने की सोचेगा तुमको मारेगा तो तुम्हें चोट लगेगी। तो भाई ऐसी चीजें नहीं करनी कभी, ठीक है। आगे लिखा है ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स इन डिटेल्स सो दैट द रीडर डू नॉट हैव टू थिंक टू हार्ड इन फिगर आउट ऑफ हिज सिग्निफिकेंस। मतलब कि कोई भी आपको ऐसी वैसी चीजें अपनानी नहीं है जो बहुत ही ज्यादा फिगर आउट करने में टाइम लगे, बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है कि उसको रीडर को ही इंटरेस्ट ना आए, ठीक है, गुस्सा आ जाए उल्टा। सपोर्टिंग सेंटेंस शुड नॉट बी यूज्ड टू न्यूमेरिकली रिपीट द टॉपिक्स एंड सेंटेंस। आपको बार बार टॉपिक्स को रिपीट नहीं करना है, बट यू शुड एक्सप्लेनेशन, जस्टिफाई, इंटरप्रिटेशन, एनालाइज एंड द टॉपिक सेंटेंसेस। कह रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, जस्टिफाई और इंटरप्रिटेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, एनालाइज भी करना है डेटा आपको लिखने से पहले, जब भी आपका जो सेंटेंस है, जो टॉपिक है, वो ज्यादा एक्यूरेट लगेगा। पॉइंट नंबर लास्ट है हमारा, One should also make sure that supporting sentence are in a logical order. आपको ये देखना है कि जो आपका सेंटेंस है वो लॉजिकल ऑर्डर में है या नहीं है। जैसे कि मैं बोलूं गाय घास खाती है, अब मैं दूसरा सेंटेंस बोलूं घास खाती है एक गाय, ठीक है, तो ये क्या है, लॉजिकल ऑर्डर में नहीं हुआ, ये आगे पीछे हो रहा है ना, तो इस तरह से आपको बातें नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद आएगा कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग पे आ गए हैं भाई, कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है। तो इतना बताने के बाद भी कंक्लूजन दे रहे हैं आपको, धन्यवाद आप लोगों का। यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला है, चंद्रयान तो बाद में देख लेंगे भाई। कंक्लूजन ये निकला है, द लास्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ इज टर्म्ड द कंक्लूडिंग सेंटेंस एंड यूजुअली रिव्यू द पैराग्राफ। बस खत्म। कहने का मतलब है कि कंक्लूजन यही निकला है कि सेंटेंस में जो चीजें मैंने ऊपर बताई है आपको वही चीजें ध्यान रखनी है, वही चीज आपको बनानी है। वर्ड एंड आइडिया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, देखो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे आपको बता रखा है पैराग्राफ लिखते कैसे हैं। बॉडी पैराग्राफ, दी स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स में क्या डालना है बॉडी पैराग्राफ में, आप देखो क्या क्या लिखा हुआ है। पैराग्राफ 1 2 3, 3 पैराग्राफ और उसके बाद कंक्लूजन। कभी भी कोई रिपोर्ट या पैराग्राफ को इसी तरह से बनाते हैं, ठीक है। पहली चीज में आपको फ्री फ्लो में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर आपको लॉजिस्टिक देनी है, फिर आपको सम इंपॉर्टेंट प्रोविजन, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी है थर्ड में, और लास्ट में कंक्लूजन की आपको क्या लगा, आरटीआई क्या है या राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, ठीक है। उसके नीचे आपको इस तरह से क्लोज करना है, बॉक्स बना के जरूर रखना है डब्बे में, वरना अक्षर भागने लग जाते हैं भाई इधर उधर, कोई भरोसा नहीं है। तो अक्षरों को डब्बे में बंद करके रखें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट 3.3 पे आ गए हैं। 3.3 में हम पढ़ने वाले हैं नोट मेकिंग। नोट मेकिंग समझ आ रहे हो। नोट मेकिंग इज एन एक्सरसाइज दैट वी नीड टू डू as it is the key of success in a academic as well as a professional field। ठीक है, आपको पता होगा जो नोट मेकिंग होता है वो मोस्टली किस काम आता है। कोई भी आपको नोटिस डालना है तो नोटिस आने वाले फ्यूचर टाइम के लिए होता है। पहली चीज तो नोटिस होता है किसी को अलर्ट करने के लिए हो सकता है, ठीक है, किसी को कुछ बताने के लिए हो सकता है, कोई सूचना इंफॉर्मेशन के लिए हो सकता है। नोटिस जो एक प्रोफेशनल फील्ड में भी आता है, ठीक है, नोटिस जो होता है प्रोफेशनल फील्ड में आता है। अब नीचे लिखा है व्हाई नोट मेकिंग, हमें क्यों नोट मेकिंग करनी चाहिए। तो नोट मेकिंग करनी चाहिए भाई। तो नोट मेकिंग क्यों करनी चाहिए। नोट मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट एकेडमिक एक्सरसाइज। सिग्निफिकेंट एकेडमिक एक्सरसाइज, जुबान लड़खड़ा जाती है इतना बोलने में, ठीक है। आगे लिखा है ए, टुडे
when there is a plethora of information available on a topic because of the spread the digital information, therefore it is the significant that one take down note whatever one reads so that it can be used in future. मैंने बताया था ना ये फ्यूचर के लिए यूज होती है. Otherwise the person may have to tendency forget many things he she and read. देखो यहाँ पे इन्होंने एक चीज कहा है कि नोट मेकिंग एक इन्फॉर्मेशन होती है जो डिजिटल मार्केटिंग जो होती है ना एक तरह से वो भी करती है. अगर आप किसी बात को पहुंचाना चाहते हो, फ्यूचरिस्टिक बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको नोट मेकिंग करना चाहिए. इससे क्या होता है, लोग अगर जो बातें भूल जाते हैं वो भूलते नहीं है. नोट मेकिंग अगर आप बना के डालते रहते हो वो बार बार उनको देखते हैं तो याद आता रहता है. आगे लिखा है द नोट्स कैन यूज टू फ्यूचर रेफरेंस. नोट एक तरह के फ्यूचर रेफरेंस के लिए होता है. बाय नोट मेकिंग यू ऑन कैन फिल्टर द की आइडियाज फ्रॉम what one has read, can do away with informations and analysis. उसके बाद लिखा है that are not so useful. यहाँ पे बोला है कि जो आइडियाज होते हैं वो ज्यादा यूनिक होने चाहिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एनालाइज है, वो कम यूजफुल ना लगे किसी भी तरह से. ठीक है. उसके बाद अब हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसमें लिखा है टेक्निक्स ऑफ नोट मेकिंग एंड हाउ टू मेक नोट्स. नोट मेकिंग की टेक्निक्स पेपर में आ जाएगा 5 नंबर का. भाई फिर रोना मत, मेरे आगे मत बैठना, मैं नहीं आने वाला. ठीक है. आई नो, मैं जानता हूँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बट पेपर में मैं नहीं आऊंगा. तो मेरी याद आए तो मैसेज कर लेना, बट मैं नहीं आऊंगा पर्सनली हेल्प करने. तो आपको करना खुद ही है. टेक्निक्स बता रहा हूँ इसलिए टेक्निक्स पढ़ लो तो ज्यादा बेनिफिट है. टेक्निक्स है, पहली टेक्निक है हमारी जो बताने हैं, निंजा टेक्निक. द फर्स्ट significant that about thing note is the reader and the read to go the through the reading passing carefully and the try to figure out the keys ideas main idea theme and arguments. कह रहा है अभी कभी भी आप नोट मेकिंग लिखते हो ना तो भाई इसमें एक चीज बस ध्यान रखना कि जो फिगर आउट है ना वो अच्छे से करना. उसके जो की आइडियाज हैं वो लोगों को अच्छे से समझ आने चाहिए. उसका जो मेन थीम है, जो प्लॉट है, वो उनको अच्छे से क्लियर हो बस. ठीक है. सेकेंड चीज है the note maker should then put the main idea, passage and heading of the, and the heading should be short and easy to understand and usually written the topic of the middle page. Moreover, it should be the evokes interest and the reader may again and again through it. कह रहा है कि अगर आप कोई भी नोट मेकर हो, नोट मेकर करते समय या नोट मेकिंग करते समय आपको जो हेडिंग है वो सबसे टॉप में रखनी है, बीच में. और नोट मेकिंग ना शॉर्ट रखनी है, इजी रखनी है, अंडरस्टैंडिंग रखनी है. क्या बोला मैंने? शॉर्ट, इजी, अंडरस्टैंडिंग. जैसे चैनल का नाम क्या है? एक्सप्लेन. तो मैंने क्या लगा? छोटा, बिल्कुल 5-6 शब्द है. XPLAIN, बस 6 शब्द का नाम है. एक्सप्लेन बोलने में भी इजी है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है कि एक्सप्लेन बाय देवेश मिश्रा, एक्सप्लेन बाय कॉलेज अपडेट्स, एक्सप्लेन बाय SOL ड्यू. ऐसा कोई नाम लगता तो आप लोगों को भी बोलने में बेकार लगता. तो मैंने छोटा नाम रखा एक्सप्लेन. और नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो भी रेड कलर का है, अभी तक नहीं दबाया तो दबा सकते हो, मर्जी आपकी भाई. नहीं दबाया तो कर लियो, कोई नहीं, आराम से कर लियो, पहले सीख ले, पढ़ ले थोड़ा. उसके बाद आराम से तसल्ली पूर्वक आराम से बैठ उठ के तब कर लियो. ठीक है. उसके बाद लिखा है अंडरस्टैंडिंग द हेडिंग ऑफ ए पैसेज. आपको उसके बाद क्या करना है, जब आपने शॉर्ट एक प्यारा सा टाइटल सोच लिया, अब आपको एक सब हेडिंग सोचनी है. सब हेडिंग जो है वो एक सबऑर्डिनेट होती है, एक आइडिया होती है. किसकी? वो होती है टाइटल की है आइडिया. जैसे दा खाओ है, दा खाओ में मेरी प्यारी गाय, वो मैंने सब टाइटल में डाल दिया. अब गाय और मेरी प्यारी गाय, तो मतलब खुद की गाय के बारे में एक बात हो रही है, तो एक आइडिया मिल जाता है इस तरह से. ठीक है. अगला है उसके बाद once we throw with the subheading initial to the right point under each subheading which goes in support against and uphold to argue favor and against. सबहेडिंग ये डिसाइड करती है कि जो आपका पैसेज होने वाला है, जो भी आप लिख रहे हो, वो उसके सपोर्ट में होने वाला है या फेवर में होने वाला है या अगेंस्ट में होने वाला है, अपहोल्ड में होने वाला है, डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है. सब हेडिंग से एक आइडिया मिल जाता है कि आपका जो ऐसे है वो उसके फेवर या कैसे जाने वाला है, उससे एक मोटा मोटा पता चल जाता है. अदर सिग्निफिकेंट थिंग्स जो मैं बताऊं उसके अलावा जो है, उसमें पहली चीज आती है देयर इज नो नीड टू राइट फुल सेंटेंस इन नोट मेकिंग. आपको नोट मेकिंग करते टाइम फुल सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े कोई भी सेंटेंस नहीं लिखने. नेसेसरी वर्ड लिखो भाई. नोट मेकिंग में गिनती के 50 वर्ड होते हैं, तो वो वर्ड लिखो जो बहुत नेसेसरी है. जैसे कि मान लो, सपोज करो, मैं बताता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है रमेश, वो उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया, खून बहुत बह गया, उसको एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया है. अब इस बात को मेरे को बताना है सुरेश को. मैं सुरेश को क्या बोलूंगा? मैं 2 तरीके से आपको बोल के बताता हूँ. पहली चीज तो मैं बोलूंगा लोंडा फूट गया, एक्सीडेंट हो गया, घुटना टूट गया, हॉस्पिटल में है, पट्टी हो रही है, इतना बोल दूंगा. ठीक है. और दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि रमेश का
हरिश्चंद्र रोड पे एक बाइक से एक्सीडेंट हो गया था और बाइक तेज स्पीड में आ रही थी और वो भी तेज स्पीड में जा रहा था। एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जैसे ही वो गिरा, जमीन पे गिरते ही पहले उसकी खाल फटी, फिर उसका पैर फटा, फिर उसका थोड़ा टूटा। उसके बाद हमने उसको उठाया, 4 टांगों पे 4 अर्थी की तरह उठाया। उसको उठाने के बाद हम हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको एडमिट कराया। फिर अब उसकी पट्टी चल रही है। तो भाई तेरे को और मेरे को उससे मिलने जाना है। अब मैं इतना लंबा समझाऊंगा उतने में ऑन द स्पॉट है ना भाई, डेथ हो जाएगी उस बंदे की। तो इतना लंबा बकवास नहीं करनी है। वैसे तो मैंने बकवास कर दी क्योंकि मेरे व्यूज अच्छे खासे आते हैं, तो थोड़े से हो रह जाएंगे, पैसा ही पैसा बनेगा। ऐसी बात नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था कि नोट्स मेकिंग में आपको क्या करना है, बहुत ही शॉर्ट में आपको बातें बतानी है, शॉर्ट में, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि जो मेरे से बहुत कम बातें करेगा वो जीतेगा, ठीक है। तो कम बातें करने मतलब बोलो ही मत, वही जीतेगा ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है कैपिटलाइज यूजर लेटर। आपको ना अगर कोई भी चीजें लिख रहे हो तो आगे जो डॉट वाले, जैसे कि नाम है, कोई देश का नाम है, तो उसके आगे कैपिटल वर्ड यूज करने। कॉमनली एब्रिवेशन यूज करने। एब्रिवेशन मतलब जैसे गवर्नमेंट का गॉट, डॉक्टर का DR, मिस्टर का मियार, मिसिस का MRS, ठीक है। तो आपको यही यूज करना है। कॉमनली सिंबल्स यूज करने हैं। राइजिंग है तो अप साइड वाला सिंबल, ऐसे वाला, ठीक है। फॉलिंग है तो नीचे वाला सिंबल। इजी है तो ऐसे सिंबल, मतलब सिंबल यूज करो ज्यादा से ज्यादा। तो आपका जो राइटिंग है वो शॉर्ट में होगी। मगर वो बात भी अलग है ना कि हम तो शॉर्ट में लिख देंगे, सामने वाले को बेरनी के समझ आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई ये भी देख के लिखना कि किसको राइटिंग आप लिख रहे हो। पता चला सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा तो सिंबल बैंड दिए तुमने। उसके बाद मेजरमेंट में आप ये इस्तेमाल करोगे, जैसे 100 है, केजी है तो ये, लीटर है तो ये, मतलब शॉर्ट में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा है मेकिंग आउट एब्रिवेशंस। एब्रिवेशंस बनाना बिल्कुल इजी है ब्रो। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, ब्रदर। ब्रदर सरोजनी मार्केट में बहुत वर्ड फेमस है, ब्रदर। जीन्स मैंने भी देखा यार व्लॉग, आकाश थापा वाला, आकाश गुप्ता वाला। तुम स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखते हो, मैं भी देखता हूँ। अब ये मत बोलना कमेंट में मैं नहीं देखता। तो ब्रदर को हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, ब्रो। क्या बोलेंगे, ब्रो। ब्रो से भी छोटा अगर वर्ड है तो वो बोल देंगे, ठीक है। ब्रो से भी छोटा अगर कोई है तो वो बोल सकते हैं, वरना इसको एब्रीविएशंस में बोलते हैं ब्रो। क्या बोलेंगे इसको, ब्रो। तो ये एब्रीविएशंस हो जाएगा, मतलब ब्रो का। सिस्टर का कर दिया इन्होंने सिस, तो सिस्टर, इसका कर दिया सिस, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूँ आंटी का, हाँ। तो उसके बाद जो आगे हैं नोट मेकिंग एब्रीविएशंस में, इसी तरह से आपको एब्रीविएशंस बनाने हैं। जैसे कि एजुकेशन का ADN, प्रोग्राम का PRO, उसके बाद आएगा प्रोग्रेसिव का प्रोग्रेसिव। इन्होंने मतलब किसी भी चीज का एब्रीविएशन बनाना हो आपको तो नॉर्मली एब्रीविएशन आप बना सकते हो, ठीक है। बट उसके बाद आपको एक बॉक्स बना के दिखाना पड़ेगा। अगर मान लो हमने किसी ऐसी चीज का एब्रीविएशन बना दिया कि वो जो एब्रीविएशन है लोगों को नहीं पता, बस हमें पता है, ठीक है। मान लो जैसे कस्टमाइज है, मैंने इसका कस्टमाइज का एब्रीविएशन बना दिया CTDM, ठीक है। एब्रीविएशन बन गया। अब इसके बगल में मेरे को नॉर्मली लिखना भी पड़ेगा भाई, CUSTOMISZED, ठीक है। कि सामने वाले को पता कैसे चलेगा ये कस्टमाइज्ड है, मैंने तो अपने अकॉर्डिंग बनाया है। तो उसके एब्रीविएशंस के बगल में एक बड़ी उसकी स्पेलिंग भी आप मेंशन करोगे, ठीक है। तो ये एब्रीविएशन है, ये सब पॉइंट है। अब नीचे आ गए हम 3.5 पे, पैराग्राफ एंड समराइजिंग। Summarizing and paragraph are the usefully skills because they allow to use to work author whom we wish to cite while using our own words and thus not turning our paper into a copy and paste for other works। कह रहा है कि जो समराइजिंग है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ एंड समराइजिंग, इसमें क्या होता है, इसमें कॉपी पेस्ट वर्क होता है ना एक तरह का, वो काम आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। और इसके अंदर कोई ज्यादा स्किल्स नहीं लगती है। इन शॉर्ट में अगर बोले तो पैराग्राफ समराइजिंग मीन्स पुटिंग ए पीस ऑफ राइटिंग ए न्यू वर्ड so that most of the language expression is different and construct idea written। कह रहा है कि जो आपके आइडियाज वगैरह होते हैं मोस्ट ऑफ द, वो क्या होते हैं, लैंग्वेज अलग होती है, एक्सप्रेशन अलग होते हैं। हम जब कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो हमारे हाव भाव भी उसमें दिखते हैं, ठीक है। Summarizing means reproducing the main point of the piece of writing while subsequently cutting down in length। कह रहा है जो भी मेन आइडिया है, जो भी लंबी चौड़ी हमारी कहानी है, उसको छोटे में शॉर्ट करके उसको सुना देते हैं, वो पैराग्राफ या समराइजिंग कहलाता है। पैराग्राफ मीन्स चेंजिंग द वर्ड इन विच समथिंग यू हैव बीन रीड एक्सप्रेस। कह रहा है कोई भी चीज ऐसी जो आपने रीड करी है, अब उसको आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, तो वो हमारी क्या होगी, पैराग्राफिंग बोल सकते हो।
यहाँ पैराफ्रेसिंग होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया पैराफ्रेसिंग। इसमें ना कोई भी आप चेंज नहीं करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में द मीनिंग मस्ट नॉट बी चेंज। जैसे कि मैंने बोला गाय मर गई है, उसको दफनाने जाना है, सपोज करो एक एग्जांपल है, गाय मर चुकी है, उसको दफनाने जाना है। अब मैं इसको शॉर्ट में अगर बोलूं तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि गाय जो है वो नहीं रही, उसको लेके जाना है। तो उसका मीनिंग जो है वो एक्चुअली चेंज नहीं होना चाहिए कि कहाँ लेके जाना है, दफनाने लेके जाना है। मीनिंग अगर चेंज हो गया, जैसे मैं बोलूँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, या मैं बोलूँ मुझे खाना चाहिए, तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए उसका। जो वर्ड आप बोल रहे हो सामने वाला समझे वही जो आप बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैराफ्रेसिंग। अब नीचे आ जाते हैं पैसेज ऑफ पैराफ्रेसिंग। देखो इन्होंने पैसेज भी दे रखा है, अब यहाँ पे आप पैसेज में रीड आउट करके नहीं बताऊंगा, वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है, तो इसलिए आप पैराग्राफ जो है वो आप खुद से रीड करोगे, बुक से रीड करोगे, वो आपको डिपेंड करना है, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ है, ये आपको रीड करना है और इसको समराइज करा हुआ है। अब इसके नीचे एक समराइजिंग में छोटी सी देनी। समराइजिंग करना मतलब होता है कि पूरी एक बड़ी स्टोरी दे देगा, उसको आपको 10 से 12 लाइन में लिखना है। मान लो 50 पेज की कहानी है, 50 पेज की कहानी को 2 पेज के अंदर लिखना, समराइजिंग करना होता है। मतलब इतना बड़ा कोई पढ़ नहीं पाएगा 50 पेज, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको समराइज करोगे, उसको छोटा करोगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स बाय समराइजिंग, मतलब कि जो भी स्टेप होते हैं समराइजिंग करने के, किसी भी चीज के स्टेप्स होते हैं छोटा करने के। पहला स्टेप होता है रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर ए क्यूरियस रीडिंग। एक अच्छी दिलचस्पी वाली रीडिंग लेकर पहला जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है ना उसको रीड करो, अच्छे से रीड करो। द सेकेंड रीडिंग कैन बी स्पेसिफाई एंड क्लोज लुकिंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टेक्स्ट। अब जो सेकेंड रीडिंग आप करोगे उसमें आपको वो देखना है कि उसमें सेकेंड रीडिंग में आपके जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो इम्पोर्टेंट पूछा गया है वो इम्पोर्टेंट क्या क्या है, उसको मार्क कर लो, उसको ही आपको उतारना है। सेकेंड चीज है यहाँ पे यू कैन अंडरलाइन द मेन थॉट्स, जो मेन चीजें हैं ना उसको अंडरलाइन कर लो, ऑल्सो मार्क द सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। थर्ड चीज है यहाँ पे मेकिंग नोट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट बना लो। वाइल मेकिंग नोट्स ट्राई नॉट टू कॉपी वर्ड एंड ओरिजिनल, देयर आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर देम। ओरिजिनल के सब्स्टिट्यूट नहीं बनने चाहिए और ओरिजिनल के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल मीनिंग भी सेम होना चाहिए, ध्यान रखना है। नाउ कीप aside the original matter and write on all the important points of the original and your own languages। कह रहा अपनी own language, अपनी खुद की लैंग्वेज में आपको सारा का सारा वो मेंशन करना है। कंपेयर योर विजन विद द ओरिजिनल टू सी वेदर ऑल important points have been included। कह रहा जो भी कंपेयर योर वर्जन विद द ओरिजिनल टू सी वेदर, अपना जो ओरिजिनल है उससे आपको डुप्लीकेट अगर बना रहे हो, उसका समराइजिंग कर रहे हो, तो बाद में उसको कंपेयर भी करना है कि जो मैंने बनाया उसको एक्चुअल मीनिंग पढ़ने के बाद, मान लो मीनिंग में ये लिखा है कि राम की आज शादी है श्यामू से, ठीक है, या गीता से शादी है, तो उसका जब आप ओरिजिनल बना दिया तो ओरिजिनल में तो लिखा है राम की शादी गीता से है, बट जो डबिंग में आपने करा है, जो समराइजिंग करा है, उसमें लिखा है राम की शादी है पप्पू से, तो भाई ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल मीनिंग गलत है। पप्पू तो दोस्त था रामू का, कब से वो शादी करने के लिए गीता बन गया। तो यहाँ पर आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है पप्पू राधा श्याम को, ठीक है, सबको अपनी जगह पे रखना है। इफ यू फाइंड एनी यूनिक वर्ड ऑफ द ओरिजिनल एंड द रिटेन यू आल्सो द यूनिक कोड्स एंड द बोरोइंग फ्रॉम द ओरिजिनल। आप उनसे उधार ले सकते हो। ओरिजिनल में अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मिलता है जो बहुत ही ज्यादा चुम्बेश्वरी है, वर्ड बता रहा हूँ यार, मैंने ऐसे नहीं बोला चुम्बेश्वर, ये वर्ड है चुम्बेश्वरी है, अगर कोई ऐसा वर्ड आपको मिलता प्यारा सा तो उसको आप कॉपी कर सकते हो, बोरो कर सकते हो, लिख सकते हो, बट उसके एब्रिविएशंस बनाकर, ठीक है। दिखा है यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन फ्रेजिंग एंड राइटिंग। समराइजिंग और पैराग्राफिंग में क्या फर्क है वो बताना है। What steps should be followed in both these activities। तो यही आपको स्टेप्स बताने हैं कि इसमें कौन से एक्टिविटी में स्टेप फॉलो किए जाएंगे और उसमें कौन से फॉलो किए जाएंगे। 3.6 लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग आप सब बच्चों को आता है बट हम थोड़ी सी इसमें जस्टिफाई करेंगे, अपना थोड़ा सा तड़का लगा के आपको बताएंगे। लेटर कैन बी broadly classified into formal, semi formal and informal लेटर। लेटर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट फॉर्मल लेटर। अगर कोई भी अपना खुद का नेम से सजेस्ट है तो फॉर्मल होगा। आर यूज टू फॉर्मल पर्पस लाइक सिचुएशन, वर्क प्लेस वगैरह। इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं और जो पर्सनल लेटर होते हैं यूज्ड बाय इनफॉर्मल सिचुएशन लाइक ए लेटर सेंट टू बी फ्रेंड, रिलेटिव्स।
एग्जाम्पल में अभी आपको हम नीचे दिखाएंगे कि जो लेटर्स हैं फॉर्मल कौन से हैं, इनफॉर्मल कौन से हैं। फॉर्मल लेटर मतलब कि ऐसे लेटर होते हैं जिनको आप किनको भेजते हो, जो भी आप इंश्योरेंस मैनेजर है, नॉर्मल है लोगों को भेजते हो, अननोन लोगों को भी भेजते हो, वो फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। लेटर लिखने का तरीका भी आपको अभी नीचे बताएंगे। उससे पहले मैं नीचे आपको लेटर तरीका बताऊं लिखने का, मैं आपको ऊपर ही समझा देता हूँ। जिस कंपनी को लेटर भेज रहे हो उसका नाम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर ऊपर आएगा, समझ आ गया। उसके बाद आपका रेफरेंस नंबर आएगा, डेट आएगा, कंपनी के किस पोस्ट मैनेजर को आप लेटर भेज रहे हो, इंश्योरेंस मैनेजर है, बैंक मैनेजर है, पीओ मैनेजर है, कौन सा मैनेजर है वो, ठीक है। तो जो भी मैनेजर होगा वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद उसकी कंपनी का नाम, स्टेट इंश्योरेंस कंपनी, राजेंद्र पैलेस, न्यू दिल्ली, एड्रेस जो भी है। यहाँ ना आपका एड्रेस आएगा भैया। हाँ, एक बात समझ लो, नीचे वाला एड्रेस आपका होगा, ऊपर वाला एड्रेस कंपनी का, ठीक है। या फिर आप कभी कभी एड्रेस ऑफ सेंडर भेजते हैं ऊपर वाला, तो भेजने वाले का एड्रेस ऊपर डाल देते हैं, तो नीचे वाले कंपनी का एड्रेस यहाँ पे होता है नीचे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऊपर आता है सेंडर का एड्रेस, नीचे आता है आपके जिसको भेज रहे हो आप उसका एड्रेस, ठीक है। सब्जेक्ट में यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी रिक्वेस्ट है या जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आप बताओगे। फिर आपका आता है सैल्यूएशन ऑफ गेटिंग, जिसमें आप सर और मैडम करके उसको डियर करके क्या करोगे, सैल्यूएशन करोगे। फिर यहां से मेन कंटेस्ट चालू होगा। आवर कंपनी हैड परचेज मारुति एर्टिगा पेट्रोल वर्जन, वर्जन का नाम लिखोगे, उसमें क्या प्रॉब्लम आई है या फिर अच्छा है, आपकी जो भी समस्या है वो यहाँ लिखोगे आप, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम है। लास्ट में ऐड करते समय सिंसियरली वगैरह डालोगे आप, गेटिंग्स डालोगे, और नीचे अपना नाम लिख के डायरेक्टर हो आप, क्या हो, किस पोस्ट पर हो वो आप डाल दोगे और फॉर्मेट बना के क्लोज कर दोगे। अब मैं नीचे बताने वाला हूँ फॉर्मेट पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, जो मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया, बस वही चीज आपको नीचे बताऊंगा। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग में आप डाल सकते हो नेम, एड्रेस, सेंडर्स कम, जो भी सेंडर है, जहां से भी एड्रेस आ रहा है, जहां से भी लेटर आ रहा है उसका एड्रेस। फिर आप डालोगे रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी का रेफरेंस नंबर है जिससे कंपनी इजीली पहचान में आती है, तो वो आप नंबर डाल दोगे। उसके नीचे आप डेट टाइम डालोगे। देखो, डेट डालने के कुछ तरीके होते हैं। डेट डालने का तरीका सही जो है वो ये है स्टाइल, कि आप इन 3 तरीके से डेट डालो। या तो पहले आप डेट, मंथ और ईयर डालो। ये पहले आप मंथ, डेट, फिर कॉमा लगाए, फिर ईयर डालो। फिर या तो आप 28 डेट डालो, फिर उसके पीछे TH लगा दो। तो ये इंग्लिश में राइटिंग के स्टाइल्स हैं डेट को। नॉर्मली आप ऐसे डॉट डॉट लगा के, ऐसे स्लैश लगा के डेट को नहीं लिखोगे बच्चों। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मार्क्स कट जाते हैं। आगे पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है इनसाइड एड्रेस। आपको एक छुपा हुआ एड्रेस डालना है, इनसाइड एड्रेस अंदर डालना है। वो सब्जेक्ट लाइन पता होनी चाहिए आप किस लिए भेज रहे हो, मैंने अभी आपको दिखाई थी। फिर सैल्यूएशन ऑफ गेटिंग में आपको डालना है सर या मैडम, जिसको भी आप भेज रहे हो। गर्लफ्रेंड को भेज रहे हो तो GF, डियर GF, आज आप नाराज क्यों हो गई, कल रात को हम आपके लिए गाजर का हलवा लाए थे, मोतीचूर के लड्डू। तो आप ऐसा नहीं लिखोगे यार, ऐसी बात मत करो। आगे आता है पॉइंट नंबर 7, जिसमें बॉडी ऑफ लेटर लिखोगे। बॉडी ऑफ लेटर के अंदर आता है कि जो भी आपका बॉडी ऑफ लेटर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। याद रखना 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में पैराग्राफ ओपनिंग होती है, ठीक है। पैराग्राफ ओपनिंग में आप उसको बैकग्राउंड बताओगे, समझाओगे क्या थीम होने वाला है हमारा, कि आज मैं दुखी हूं या सैड हूं। सेकंड आता है पार्ट B, जिसमें डिटेल्स होती है पैराग्राफ की। डिटेल्स में आप हर चीज मेंशन करोगे, डिटेल्स में जो भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो वो। और तीसरा आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब क्लोजिंग पैराग्राफ, जिसमें आप अपना बताओगे कि अब आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से हो सकता है, प्लीज जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। कंप्लेंट्री क्लोज डालोगे, जिसमें एक छोटा सा पैराग्राफ 2 लाइन का और ऐड करोगे, जिसमें आप उसको अपने हार्डली, दिल से, तहे दिल से शुक्रिया करोगे, ठीक है, ट्रूली, फेथफुली। फिर सिग्नेचर स्लॉट डालोगे, अपना नाम वगैरह लिख दोगे, मेंशन कर दोगे, ठीक है। सिग्नेचर की जगह छोड़ दोगे, रेफरेंस को या इनिशियल्स है तो वो डाल दोगे। इनक्लोज कर दोगे। इनक्लोज करने के बाद अपना CC वगैरह डाल दोगे। तो भाई इस तरह से पूरा पैराग्राफ आपका खत्म होगा। डिस्ट्रीब्यूशन में आपका कोई भी, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन आप कहाँ से आए हो, डिस्ट्रीब्यूशन में वो डाल सकते हो। जैसे कि मिस्टर कमला नागपाल है, मिस्टर पंकज दुआ है, अकाउंट ऑफिसर है, या आपकी पोस्ट जो है वो आप डालोगे। उसके बाद आता है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब कि जहां पे लेटर जो है वो पोस्ट कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो आपको वहां पे मेंशन कर देनी है, उसको पैक वगैरह करके। पोस्ट स्क्रिप्ट इस तरह से आप मेंशन करोगे। PS टाइमिंग ऑफ मीटिंग वगैरह आप डाल दोगे। अगर आपने किसी चीज को बुलाने का टाइमिंग वगैरह डाला है कि आपको हमसे इतने बजे इस पार्क में इस जगह पर मिलना है कॉफी पे, तो हम उस टाइम पे मिल सकते हैं, ठीक है, तो वो आप डालोगे।
अब पॉइंट नंबर 7 आता है रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट राइटिंग। अब बच्चों रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, तो पहले हम ये समझेंगे। कह रहा है थॉट रिपोर्ट। देखो रिपोर्ट मतलब होता है ऐसी चीज जो हमें पास्ट के लिए लिखी जाती है। रिपोर्ट मतलब न्यूज़पेपर आपने पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर में जो खबर आती है वो खबर आने वाले फ्यूचरिस्टिक की नहीं होती, वो बीते हुए कल की रिपोर्ट्स होती हैं। तो इसी तरह से हम सीखेंगे कि जो रिपोर्ट है उसमें हम ना पास्ट को ध्यान रखते हुए रिपोर्ट बनाते हैं। कभी भी रिपोर्ट को बनाओ तो याद रखना उसमें उन सेंटेंसेस का, उन टेंसेस का यूज करना जैसे वाज, हैड, वर, ठीक है। कभी भी फ्यूचर पास्ट वाला फ्यूचर सेंटेंस का यूज नहीं करना जिसमें विल शैल आता हो, क्योंकि रिपोर्ट हमेशा पास्ट के लिए ही बनाई जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। रिपोर्ट देखो शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड दोनों के लिए रिपोर्ट बनाई जा सकती है, ठीक है। आपने कहीं फील्ड विजिट करा, इंडस्ट्री विजिट करी, कहीं भी आप गए उसके लिए रिपोर्ट बनाई जा सकती है। राइटिंग ए शॉर्ट रिपोर्ट लिखा है, शॉर्ट रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड ए लेटर ऑफ मेमोरेंडम फॉर्मेट। लॉन्ग रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड कंबाइंड स्ट्रक्चर। लॉन्ग रिपोर्ट है तो कंबाइंड स्ट्रक्चर होगी और मेमोरेंडम फॉर्मेट में होगी तो वो शॉर्ट रिपोर्ट होगी। समझ आ गया? दोनों में फर्क अभी आपको समझाएंगे। ये मेमोरेंडम है, मीन्स मेमोरेंडम है तो शॉर्ट रिपोर्ट है, शॉर्ट मतलब छोटी वाली रिपोर्ट, ठीक है। और अगर शॉर्ट रिपोर्ट बनाई गई है तो शॉर्ट रिपोर्ट में क्या होगा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। रिपोर्ट को हमेशा अपोजिट पेन से बॉक्स बना के बंद करना होता है। रिपोर्ट को हमेशा अपोजिट पेन से बॉक्स बना के बंद करना होता है। अगर आपने रिपोर्ट पूरी ब्लू से लिखी है तो ब्लैक पेन से आप बॉक्स बना के उसको क्लोज करोगे, ठीक है। रिपोर्ट का पहला तरीका। दूसरी चीज, आपको कंपनी का नाम और ऊपर जगह मेंशन करनी है, फिर रेफरेंस नंबर और डेट डालनी है जैसे कि आप लेटर में डालते हो। उसके बाद आपको टू में उस बंदे का नाम डालना है, फ्रॉम में उनका नाम डालना है जहां से लेटर आया है, और टू में जहां लेटर जाएगा, जिसके पास जाएगा, आई थिंक, ठीक है। रिपोर्ट को कम से कम आपको ये मानना है कि 100 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है, 100 वर्ड बस। 100 वर्ड से ज्यादा रिपोर्ट में आपको मेंशन नहीं करने हैं। याद रखना है सब्जेक्ट डालना है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग ये 50-100 वर्ड की रिपोर्ट पढ़ने से पहले सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं कि रिपोर्ट काम की है, किस लिए आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो रिपोर्ट आप लिखना स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको डेट मेंशन करनी होती है, फॉलोइंग डिटेल्स, एंड उसके बाद आपको डिटेल जो मेंशन करनी होती है, मतलब कब से कब तक आपका ओकेजन चलने वाला है, जो भी आप बुला रहे हो जिस चीज के लिए, ओकेजन के लिए। फिर आपको रिपोर्ट में आप इस तरह से प्रेजेंटेशन करोगे बॉक्स बना के, तो एक्यूरेट लगता है, अच्छा लगता है। मगर इस तरह से कभी कभी रिपोर्ट का फॉर्मेट ही नहीं होता, तो आप ऐसे नहीं बनाओगे, आप नॉर्मल ही राइट करोगे पैराग्राफ में। नीचे क्लोज करते टाइम क्या करोगे, अपना नाम डालोगे, अपनी डेस्टिनेशन डालोगे, अपना सिग्नेचर डाल सकते हो, ठीक है। अपना जो टोटल अमाउंट है वो डाल सकते हो अगर कोई भी नॉर्मल है। अब नीचे हम देखेंगे लेटर फॉर्मेट। लेटर फॉर्मेट क्या है, मतलब लेटर फॉर्मेट है कि बड़ी जो रिपोर्ट होती है लेटर फॉर्मेट की तरह, तो वो आप डालोगे। लिखा है एज ए डायरेक्टर ऑफ माइडिया कॉम। आप एक डायरेक्टर हो ओपनिंग ए सब्सिडरी कंपनी लुधियाना पंजाब एंड यू असाइन टू ए फाइंड अप्रोप्रिएट लोकेशन, HR head of a company and the company prepared a following flexible report, submit it to you। यहाँ पे रिपोर्ट अब आपको कैसे बनानी है, यहाँ पे आप नाम डालोगे, फिर से वही डालोगे जो मैंने आपको बताया था, और नीचे आप बिल्कुल ऐसा का ऐसा एक्यूरेट मेंटेन करोगे, ठीक है। अब देखो नीचे लिखा है रिपोर्ट राइटिंग सम प्रिलिमिनरी फैक्ट्स। अब मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग के लिए देखो अभी मैंने चीजें बताई हैं, बट यहाँ पे फिर से वही चीजें मेंशन करनी है। इंस्ट्रक्शन केयरफुली आपको देनी है जो भी आप रिपोर्ट राइटिंग बना रहे हो। साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, उसमें आपको क्या करना है, डाटा बनाना है। पहले एक रिपोर्ट का रफली डाटा बनाना है ताकि उस रिपोर्ट को शॉर्ट रिपोर्ट या लॉन्ग रिपोर्ट में कन्वर्ट कर पाओ। उसके बाद आपको आउटलाइन करनी है। रिपोर्ट बन जाने के बाद आउटलाइन हमेशा अपोजिट कलर से करनी है, डिटेल्स करनी है, ठीक है। डिटेल्स में जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है उनको हाईलाइट भी कर सकते हो। आफ्टर द रिपोर्ट राइटिंग टास्क डन, जब टास्क डन हो जाएगा उसको एक बार रिव्यू करना है। देखना है कि आपने जो लिखा है वो कैसा लिखा है। ग्रामर की स्पेलिंग वगैरह एरर नहीं होनी चाहिए, एक्सप्रेशन एक्यूरेसी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह गलत नहीं होना चाहिए, जो कि बैड इंपैक्ट डालती है रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। नीचे आता है स्टेप बाय स्टेप राइटिंग ए रिपोर्ट। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताने वाला हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग के जनरली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेज 1। स्टेज 1 में हमें क्या करनी होती है, प्लानिंग। कोई भी चीज करने से पहले प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको भी पता होगा, प्लानिंग तो करते ही हैं। तो प्लानिंग में क्या होता है भैया, प्लानिंग में ये होता है कि जो भी आप रिपोर्ट राइटिंग वगैरह कर रहे हो, जिस भी चीज को लिख रहे हो उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना। सबसे चीज पहली होती है डेटा कलेक्ट करना। आपको क्या लिखना है,
फिर आपको ये देखना है, आप फॉर्मल लिख रहे हो, आप शॉर्ट रिपोर्ट लिखोगे या बड़ी रिपोर्ट लिखने वाले हो, आपको वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग करते समय एक राइटर जो है उसको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्या, कैसे, कैसे, कब, किसका, मतलब ये कैसे हुआ। जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, कोई भी रिपोर्ट आप लिख रहे हो कि ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, लोग पूछते हैं, तो ये सारे आंसर उसमें होने चाहिए कि ये क्या है, रिपोर्ट में क्या है, क्यों हुआ ऐसा, ये किसके लिए है रिपोर्ट, तो वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। गैदर्ड इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। पॉइंट नंबर 3 है, थिंक अबाउट द मीडिया रेदर द मीडिया एंड प्रेजेंटेशन। जो भी मीडिया है, अगर वहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो वहां से आपको एक प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा डेटा कलेक्ट करना है, ना कि कोई ऐसा अनयूजुअल डेटा आपको लेना है। उसके बाद आप क्या करना, उसके बाद एक मिनट, पॉइंट नंबर 4 आ गया हमारा। नेक्स्ट स्टेज इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिपेयरिंग एन आउटलाइन। आउटलाइन प्रिपेयर करनी है, मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चर बनाना है, उसको बंद करना है। स्टेज टू राइटिंग, अब आपको लिखना स्टार्ट करना है। अभी तक आपने डेटा इकट्ठा किया, अब आप लिखोगे। लिखते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो रिपोर्ट लिखते टाइम आपको स्पेसिफिक पर्पस या ऑडियंस का पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है, देखने वाली कौन है। सपोज करो मैंने पोको पैंट्स, मैंने एक डायपर हगीज की एड बना दी। हगीज की एड में मैंने बोल दिया कि जो हगीज है ना भाई, बड़े बूढ़े लोग तो पहनते नहीं, उनको तो हगीज आता है, वैसे अलग आता है, बट मैंने एड बनाई है बच्चों के लिए। मैंने पोको पैंट बच्चों का ही प्रोडक्ट है, बट मेरी ऑडियंस के लिए मैं उसमें दिखा रहा हूँ कि आप इसको पहनने के बाद हैंडसम डल और बहुत ज्यादा यूनिक लगोगे। तो ये एड जो हैंडसम बोल रहा हूँ, छोटा बच्चा चड्डी पहन के कब हैंडसम लगता है, तो इसलिए ये जो एड है ये तो बूढ़े के लिए हो गई, बड़ों के लिए हो गई। तो भाई अपनी ऑडियंस पर फोकस करो, ऑडियंस जो है एड उसके लिए ही होगी, सेम रिपोर्ट भी ऐसे ही ऑडियंस को चूज करके बनाई जाएगी। सिंपल वर्ड का यूज करो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज मत करो रिपोर्ट बनाते टाइम, क्योंकि आपकी ऑडियंस कोई भी हो सकती है, उनको समझ आए नया ना आए। ठीक है, कभी भी डिक्शनरी वर्ड या फिर गूगल के वर्ड का यूज मत करो, अपनी हैंड राइटिंग लिखो, प्रॉपर हेडिंग लिखो, सब हेडिंग लिखो, शॉर्ट सिंपल पैराग्राफ लिखो। उसके बाद आएगा, मैं देखो हाईलाइट वाली चीजें बता रहा हूँ बस। प्रॉपर किटाइजेशन लिखो, ऑब्जेक्टिविटी बताओ उसकी क्या है, बी स्पेसिफिक होनी चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ वर्ड, टोन एंड वॉइस, सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है रिपोर्ट में। सिलेक्शन जब तक नहीं होगा, आपके वर्ड्स क्या होने वाले हैं। वर्ड्स देखो काफी सारे होते हैं, जैसे हवा, हवा को और भी चीजें बोलते हैं, बहुत सारे प्राइवेची भी होते हैं इसकी हवा को, ठीक है, वायु, हवा, मगर किस लाइन में कौन सा वर्ड सूट कर रहा है वो आपको देखना है। मतलब तो सेम ही है, बट ये भी देखना होता है अकॉर्डिंग टू। थर्ड चीज आती है जब आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीटिंग रिपोर्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रिवाइज करना है, कंटेंट एक बार चेक करना है, मैंने आपको बताया था। ग्राफिक्स वगैरह देखनी है, जो आपने जहां से कंटेंट उठाया है वो कहाँ से उठाया है, वो ठीक है या नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होता है कंप्लीट करने के बाद कि जो आपने वर्ड लिखे हैं उसमें ग्रामर मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, लैंग्वेज की एक्यूरेसी वगैरह तो नहीं है मिस्टेक, तो ये आपको चेक करना है, कोई एरर, स्पेलिंग, टेक्स्ट स्ट्रक्चर, कंपनी का नेम वगैरह तो गलत नहीं है। डिलीवरी के टाइम रिपोर्ट का एड्रेस वगैरह देख लेना है, जिसको हम रिपोर्ट भेज रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो वो बंदा जो है उसके पास तो कोई गलत चीज नहीं जाएगी, तो वो आपको देखना है। ठीक है, अब भाई फाइनली चैप्टर खत्म हो गया है, इतनी मुशक्कत के बाद यूनिट 3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज में आपको राइट ए लेटर टू रिपोर्ट। अब आप इतने ज्यादा कुशल हो चुके हो मेरे हिसाब से कि आप खुद से राइटिंग कर सको, खुद से रिपोर्ट बना सको। अब अगर किसी को नोट्स की जरूरत पड़ती है तो नोट्स भी बाय कर सकता है, और इजी हो जाएगा आपके लिए। इजीली मिनिमम अमाउंट पे करके नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, नोट्स भी बाय कर लो। ठीक है, नोट्स भी आपके लिए बना दिए, और क्या करें आपके लिए बताइए। अब आपका चैप्टर तो पूरा ओवर हो गया है, ये यूनिट्स है। यूनिट्स के नीचे मैंने कोई चीज और बतानी है कि आपकी बुक के अंदर यूनिट खत्म होने के बाद एक यही चीज मैं बता रहा था, छोटा सा स्पीकिंग स्किल्स है फॉर प्रैक्टिस सेशन। तो हम ये थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इस स्पीकिंग स्किल्स के लिए मैं एक नई वीडियो नहीं बना सकता, मैं एक ही वीडियो में सारा कवर करवाने वाला हूँ। स्पीकिंग स्किल्स भी आज ही इस वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, आपका सारा इस वीडियो में थोड़ी लेंथी जरूर हो जाएगी, बट आपका बेनिफिट होगा। 1-1.5 घंटा अगर आपने रुका है तो कुछ लेकर ही जाओगे, कुछ नुकसान नहीं होगा आपको। ठीक है, आपका बेनिफिट ही होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस और रखो, थोड़ी सी, अभी जितना पेशेंस रखा है 1-2 घंटा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं थक चुका हूँ, गला बैठ चुका है, तो थोड़ा सा पेशेंस करके आप और देख सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं बचा
तो वीडियो क्लोज करो, रेस्ट करो, उसके बाद देख लेना, चाय वाय पी लो, या फिर अगर मान लो नोट्स वगैरह बाय करना है तो नोट्स लेके भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में जाके कॉन्टेक्ट करके नोट्स ले सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर करते रहना। नेक्स्ट सेक्शन चालू करने वाले हैं, तो भाई एक सेक्शन तो कंप्लीट हो गया फाइनली, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। स्पीकिंग स्किल्स पे आ चुके हैं, स्पीकिंग स्किल्स करने वाले हैं, जिसमें आपको बोलने की स्पीकिंग स्किल्स अच्छी आ जाएगी। हम पढ़ने वाले हैं पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव, फीचर, मोनोलॉग्स, ग्रुप डिस्कशन, फेसिंग इंटरव्यू। भाई पॉइंट तो काफी सारे हैं इसमें भी। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। ये जो चार्ट है आपको दिख रहा होगा, ये चार्ट मैंने जो यहाँ पर आपको शो कर रखा है। सम फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब होता है आप वर्बली किसी से अपने सामने बात करते हो, उसको ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओरल कम्युनिकेशन के 5 पार्ट बनाए हैं इन्होंने। फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेलीफोन कन्वर्सेशन, मीटिंग कन्वर्सेशन, सेमिनार कन्वर्सेशन और कॉन्फ्रेंस कन्वर्सेशन। सारी कन्वर्सेशन के अंदर एक चीज कॉमन है जो आपने नोटिस करी होगी, सारी कन्वर्सेशन जो है वो ओरल होने वाली है, मींस वर्बली होगी, मतलब कि बोलकर ही होगी, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये 5 तरह की ओरल कम्युनिकेशन होती है, आपको ध्यान रखनी है। फेस टू फेस, टेलीफोन, और भी नीचे वैसे है, मैंने देखा नहीं था, अभी देखा है तो आपको बता रहा हूँ। एक है यहाँ पे डिक्टेशन कन्वर्सेशन, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंस और चिट चैट। चिट चैट जो होता है वो एक तरह की बोल सकते हो आप, चैट्स जो करते हो ना वो भी ओरल कन्वर्सेशन के अंदर ही आती है, ठीक है। तो भाई कन्वर्सेशन हमने देख ली कितने टाइप्स की होती है कन्वर्सेशन। अब नीचे लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ गया है, इसके मोनो डायलॉग्स वगैरह हैं। कन्वर्सेशन को यही चीज है, इसको डीपली हम रीड करने वाले हैं। फीचर्स ऑफ ओरल कन्वर्सेशन, या बोल सकते हो ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो देखो इसके हम फीचर्स रीड करने वाले हैं, बट यहाँ पर जो फीचर्स लिखे हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है कि आप लोगों को बिल्कुल छोटे छोटे शॉर्ट कन्वर्सेशन के फीचर्स में बताऊंगा, जिसको आप अंडरस्टैंड कर पाओगे और एग्जाम्स में लिख पाओगे, ठीक है। तो जो इसके फीचर्स है ना वो मैं साथ साथ आपको याद भी करवा दूंगा कि इजिली आपके जो कन्वर्सेशन है। पहला जो कन्वर्सेशन है, थिंक बिफोर स्पीकिंग। तो याद करते रहना, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ भाई ये नोट कर लेना, क्योंकि बाद में क्या होगा इतने बड़े में आप ढूंढ नहीं पाओगे। थिंक बिफोर स्पीकिंग मतलब कि जो भी आप बोल रहे हो बोलने से पहले उसको सोचो, तो ये एक पहला फीचर हो जाता है। दूसरा होता है फीडबैक इंस्टेंट। क्या होगा? फीडबैक इंस्टेंट, ठीक है। मतलब कि आपको कोई भी चीज आप बोल रहे हो ओरली या फिर किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा फीडबैक। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, प्रेशर ऑफ थिंकिंग फास्टर। प्रेशर ऑफ थिंकिंग फास्टर, ये थर्ड इसका पॉइंट है, ठीक है। नो टू पर्सन स्पीक ए लैंग्वेज इन सम वे, ठीक है। अगला जो है वो ये है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है नो टू पर्सन स्पीक ए लैंग्वेज इन ए सेम वे। दो बंदे सेम वे में बात नहीं कर सकते, ये इसका एक फीचर है, ठीक है। अब आपको उसके बाद मैं नेक्स्ट अगर फीचर बताऊं तो नेक्स्ट फीचर हमारा है कैजुअल कम्युनिकेशंस, ठीक है। कैजुअल कम्युनिकेशंस, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो नेक्स्ट फीचर में हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो अगर मैं निशान तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इसमें दो हैं, लूजली स्ट्रक्चर्ड या ग्रामेट्रिकल रूल्स। जो लूजली स्ट्रक्चर्ड या ग्रामेट्रिकल रूल्स, ठीक है। तो ये भी आप इसके फीचर्स में ऐड करोगे और इसके आगे आप अपनी तरफ से बना के इजिली लिख सकते हो, ठीक है। अगला आएगा जो आपका मैं बताऊं डिपेंड्स ऑन टोन। डिपेंड्स ऑन टोन, मैंने टोन पिच रिदम में सारा बोल सकता था बट ये ज्यादा लंबा होगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे डिपेंड्स ऑन स्किल्स। क्या लिखोगे? ये टोन वर्ड की जगह आप लिख लोगे स्किल। कम्युनिकेशन जो है ओरली वो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा ये, अब इसमें देखो ये आप पूरा मैं बता देता हूँ। इट इज ए ग्रेटर एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, लिसनर कैन इंटरप्रेट एंड रिक्वायर क्लैरिफाई डाउट्स। अपने डाउट्स को इजीली क्लैरिफाई कर लेता है, तो यहाँ पे लिखोगे क्लैरिफाई हिज डाउट्स, मतलब कि इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। पोज एंड साइलेंस, पोज एंड साइलेंस अगले में जो है वो हमारा बनेगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। क्या बोला मैंने? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएगा टाइम बाउंड
टाइम बाउंड, और उसके बाद एक बीच में रहेगा ना, तो इसमें आप लिखोगे इलिशंस एंड कॉन्स्ट्रक्शंस, इलिशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन स्पीचेस। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है और वीकनेस क्या होती है, तो स्ट्रेंथ में आप लिखोगे फास्टर होती है, फीडबैक इंस्टेंट होता है, क्लैरिफिकेशन होती है। देखो जो जो मैंने अभी आपको बताया था ना, वही चीज इन्होंने मार्क करा है, और बस वीकनेस को चेंज कर देना है। जो चीजें फीचर्स में लिखी थी, फीचर्स वाली चीजों को आप स्ट्रेंथ के अंदर भी डाल सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? जो फीचर्स मैंने बताया ना मार्क करके ऊपर अभी, तो यही सेम चीजें आप डालोगे किसमें, स्ट्रेंथ में। वीकनेस की बात करें तो वीकनेस के लिए अलग है, तो वीकनेस के लिए 4 याद कर लेना जो सबसे छोटे हैं। वंस यू कैन डिलीवर फ्रॉम, आप एक बार बताई हुई चीज को वापस अंदर जुबान में नहीं ले पाओगे, ठीक है, पहली चीज हो गया। फॉर्मुलेट आइडिया जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, वो दूसरा हो गया। सक्सेस डिपेंडिंग ऑन लिसनिंग, आप जो चीजें बोलते हो उसके ऊपर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है, तीसरा हो गया। बस बहुत है, सुफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। मोनोलॉग्स एंड डायलॉग्स, देखो मोनोलॉग और डायलॉग, मोनोलॉग मतलब होता है कि एक प्रेजेंटेशन, अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है, एक अकेला व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो उसको मोनोलॉग बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं अकेला बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ एक रूम में, मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे आसपास कोई भी नहीं है, सेपरेट बिल्कुल खाली कमरा पड़ा है ताकि मैं आराम से रिकॉर्ड कर सकूं, तो ये जो है वो मोनोलॉग कर रहा हूं मैं, ठीक है। और डायलॉग्स में क्या होता है, डायलॉग अगर आप बात करो तो डायलॉग के अंदर होता है कि जहां पर दो व्यक्ति आपस में एक डिबेट क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? डिबेट। वो डिबेट में कुछ अगेंस्ट में हो सकती है, कुछ फेवर में हो सकती है, ठीक है। तो ये जो डिबेट वगैरह है, तो इसको बोलते हैं हम डायलॉग्स। क्या बोलते हैं? डायलॉग्स, ठीक है। इतना सारा रीड नहीं करने वाले, बोर हो जाओगे, रात हो जाएगी, सो जाओगे, ठीक है। अब नीचे डिस्कशन करेंगे ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होती है, देखो ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा सा बता दूं। ग्रुप डिस्कशन इज यूज्ड एक्सटेंसिवली दीज डेज अलोंग द पर्सनल इंटरव्यू फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एंड जॉब्स। जब जॉब और कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले होते हैं ना, तो उसके लिए ग्रुप डिस्कशन करवाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं उसका राइटन टेस्ट, एक्सपीरियंस टेस्ट, क्वालिफिकेशन और एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, मतलब कि बंदा जो है वो एक्सपीरियंस कितना है, क्वालिफिकेशन कितनी है, पढ़ा लिखा कितना है, नहीं पढ़ा लिखा, तो वो हम चेक करते हैं। तो ये सारी स्पीकिंग स्किल्स में चेक करते हैं, ये वर्बली सारा बुलवाते हैं मुझसे, ठीक है। तो ये सारा ग्रुप डिस्कशन में आता है। ग्रुप डिस्कशन में लिखा है एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आर रिक्वायर्ड बट ऑल दीज आर आल्सो कॉन्सिक्वेंस इन ए प्रोफेशनल वर्ड। जो प्रोफेशनल वर्ड होता है उसमें बाकी सारी चीजें भी रिक्वायर्ड होती हैं। भाई इनमें से अभी जो मैं बता रहा हूँ बस वो बता रहा हूँ जो आपका इंपॉर्टेंट है। फेसिंग इंटरव्यू। फेसिंग इंटरव्यू क्या होता है, अगर मान लो आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो, तो वहां पर जो आपसे क्वेश्चंस वर्बली पूछे जाते हैं वो फेसिंग इंटरव्यू में आते हैं। द टर्म्स इंटरव्यू प्रोबेबली rings the prospect of the employee to turn our mind, but apart from there are many kind of interviews for getting in premier academic institution, interview that we read in a newspaper। कह रहा है इंटरव्यू जो होते हैं वो अलग अलग तरह के काइंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं। पहला इंटरव्यू एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, आपने बुक में से कितना पढ़ा है। दूसरा इंटरव्यू आपने न्यूज़पेपर में कितना पढ़ा है, उसमें से हो सकता है। तीसरा आप टीवी वगैरह देखते हो, जो वॉच करते हो टेलीविजन, इंटरव्यू हो सकता है टेलीविजन के ऊपर हो कि आप जो क्रिकेट मैच है उसमें लास्ट वर्ल्ड कप कौन सी टीम लाई थी, या विराट कोहली ने लास्ट मैच में कितने रन बनाए, तो वो टेलीविजन पे बेस्ड होता है, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर हो सकता है कि इंटरनेट पे आजकल कौन सी वीडियो वायरल हो रही है, कौन सा कंटेंट वायरल हो रहा है, अभी किस चीज के ऊपर टॉपिक ट्रेंड करेगा। तो ये जो सारी चीजें एकेडमिक प्रोफेशनल में सब पूछी जाती है, ये इंटरव्यू में फेसिंग इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाता है, ठीक है। आगे आपको बताया हुआ है कि कुछ चीजें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है, फॉलोइंग इन योर माइंड। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको वो ध्यान में क्या क्या रखना है कि जो इंटरव्यू है वो ओकेजन के हिसाब से होना चाहिए। सिमिलर होल्ड्स ट्रू फॉर इंटरव्यू टू, आपका जो सिमिलर होल्ड है वो अच्छे होने चाहिए, साथ ही साथ जो आपके इनिशियल्स हैं वो होने चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड पैनल एंड नॉट टू डू एनीथिंग एंड फील रूड ओवर कॉन्फिडेंट एंड फूल। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंस से आराम से इंटरव्यू देना होता है, वहां पर आपको रूड बिहेव नहीं करना होता है, ओवर कॉन्फिडेंट बिहेव नहीं करना होता है, नहीं तो और फूल, आप ऐसा लगता है कि आप फूल हो, एक बेवकूफ हो उसमें, ठीक है। तो आपको कभी ऐसी चीजें नहीं करनी है। उसके बाद मोस्टली द क्वेश्चंस इन एन इंटरव्यू रिलेटेड टू
स्पेसिफिक सब्जेक्ट देयरफॉर, आपका जो स्पेशलाइजेशन जिसमें होता है, जिसमें आप खास तौर पर तेज होते हो, इंटरव्यू में उसी वे क्वेश्चन करे जाएंगे। उसके बाद लिखा है ऑफन इंटरव्यूअर आस्क ए क्वेश्चन अबाउट पर्सनल लाइफ, कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन कर सकता है कोई भी इंटरव्यूअर अगर सामने बैठा है। क्वेश्चन विच आर जनरली नेचर नीड्स एंड आंसर्ड विद कॉन्फिडेंस, अगर आपको कोई भी आंसर देना है आप कॉन्फिडेंस में आंसर दो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत दो, कॉन्फिडेंस में दो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत दो आंसर, ठीक है। उसके बाद लिखा है योर कम्युनिकेशन शुड शो योर कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो आपका कॉन्फिडेंस शो करे। अगर मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे रिकॉर्ड करूँ योर कॉन्फिडेंस शो योर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट इन स्पीक, कि मतलब आप नहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो शो करना नहीं, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है, अगर मैं ऐसे करके आपको पढ़ाऊंगा तो भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, ना मुझे आएगा ना आपको आएगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा, पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है, जब आप कुछ पढ़ा रहे हो या कुछ बता रहे हो तो कॉन्फिडेंस उसमें दिखना चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप कर सकते हो। ये नहीं दिखना चाहिए कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर डर है, एक हिचक, एक हेजिटेशन है। कुछ लोगों में होता है ऐसा कि अगर उनको आता भी है बट वो फिर भी हेजिटेट होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरव्यू के टाइम ये सारी चीजें जो मेनली आपको ध्यान रखनी होती है। अब 1.7 में पब्लिक स्पीच और रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है, जज्बा चाहिए होता है जैसे कह सकते हो, क्योंकि ये जो होता है ये लोगों के बीच में सराउंडिंग में जाके होता है। पब्लिक स्पीच इज द वन ऑफ द फॉर्म मास कम्युनिकेशन वेयर वन एड्रेस गैदरिंग लॉट्स ऑफ पीपल, कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं, उनके बीच में खड़े होकर आप अगर स्पीच या प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसको बोलते हैं पब्लिक स्पीच या प्रेजेंटेशन स्पीक। अब ये जो आपने देखा होगा टीवी में जो पॉलिटिशियन होते हैं, लीडर्स होते हैं, लीडर्स वगैरह को मोस्टली ऑडियंस के बीच में जाके स्पीचेस देनी पड़ती है, तो उसके लिए उन लोगों को अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना होता है। यहाँ पे लिखा है थिंक अबाउट अ सिचुएशन व्हेन यू आर ए हेडिंग इंस्टीट्यूट इन पब्लिक रिलेशन, सोचो कि तुम ना एक इंस्टीट्यूट के पब्लिक लीडर हो और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, कुछ लोगों को स्पीच देनी है, एड्रेस करना है लोगों को, तो आप कैसे करोगे उस जगह पे, ठीक है। पब्लिक स्पीच इसको कहते हैं। आपको पब्लिक स्पीच करते टाइम पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो चीजें यहाँ पे बताई हुई है। टाइम लिमिट, पहली चीज तो आपको जब स्पीच दे रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि आप 10 मिनट बोलोगे लोगों के बीच में, 5 मिनट बोलोगे, तो उसी टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग आप अपनी नेसेसरी, अपनी वैल्यूज, अपने जो स्क्रिप्ट्स है वो लिख के लाओगे टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग। दूसरा, प्रिपेयरिंग योरसेल्फ बाय राइटिंग, अपने आप को खुद से प्रिपेयरिंग करना है, राइटिंग करनी है, लिखना है उस स्पीच को बार 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 बार, लिखते लिखते आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, प्रैक्टिस बनने के बाद आप इजीली प्रेजेंटेशन के काबिल हो जाओगे। थर्ड चीज, ओपन द फ्रेमवर्क एंड द प्रेजेंटेशन सर्कुलेटेड, कह रहा है कि जो भी आपको प्रेजेंटेशन कभी कभी वहां से अगर डायरेक्ट पकड़ा दी गई तो उसके काबिल भी होना चाहिए, आप बोल पाओ, ठीक है। इसी तरह से इट इज इम्पोर्टेंट ओपन ए प्रोवाइड ओवरव्यू अबाउट व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग एज इन मार्क्स इन ए इजियर टू द ऑडियंस टू फॉलो इट, आपको अपनी जो मार्क्स है, जो ओवरव्यू है वो भी आपको रखना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। फर्दर रीडिंग के लिए भाई अब आप लोग बुक सजेस्ट मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे ड्यू की साइट पे ही बुक में सजेशन दे रखे हैं, तो ये बुक्स आप ले सकते हो, ठीक है। और अभी जो है आपका देखो 78 पेज हो गया, पूरी बुक यहाँ पे खत्म हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पूरी की पूरी कंप्लीट करा चुके हैं। आज का लास्ट लेक्चर था जो सबसे बड़ा लेक्चर था, आपकी प्रोफेशनल स्पीकिंग स्किल्स से लेकर पूरे तीनों यूनिट कवर करा दिए मैंने। और अब वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। मेरी आवाज थोड़ी बैठ गई है, शुरू की आवाज और स्टार्टिंग के बाद अब एंड के बाद मैच करोगे ना, मैच नहीं आएगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो ग्रुप्स वगैरह में, एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम आ रहे हैं तो बच्चों की हेल्प हो सके वीडियो से। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, लव यू ऑल। और अगर किसी का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, नोट्स वगैरह के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, नोट्स बाय भी कर सकते हो। नोट्स अगर रेडी नहीं होंगे तो 1-2 दिन में जल्दी हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम में नोट्स होंगे ओनली अभी तो फिलहाल, ठीक है, तो आप ले सकते हो। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एसएल के रिगार्डिंग, बाकी बुक्स भी जल्दी कवर अप करा रहा हूँ, धीरे धीरे उनकी भी सारी आएंगी सीरीज, तो आप बताना जिसकी सीरीज आपको जल्दी चाहिए, जल्दी कोशिश करेंगे लाएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।